नमस्कार, जय हिंद सभी को। देखिए, हम जो अब टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है संविधान की जो हमारी सीरीज चल रही है राष्ट्रपति, जिसके अंतर्गत हमने राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति, व्यवस्थापिका शक्तियाँ और पढ़ ली थी। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ जो मुख्य रूप से मैंने आपको संविधान का भाग वाला चैप्टर बताया था, उसमें बताया था कि यह संविधान के भाग 18 में उल्लेखित है। ध्यान रखना, भाग हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, अंक वाली संख्या नहीं लिखते हैं, रोमन वाली संख्या ही लिखते हैं। भाग 18 में है। और अनुच्छेदों की बात करें तो अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक उल्लेखित है। 352 से लेकर के 360 तक उल्लेखित है। जो हम आपातकालीन वाली शक्तियों का 2 भाग करेंगे, लंबा वीडियो हो जाएगा। पहले वाले भाग में हम सिर्फ एक ही आपातकालीन शक्ति पढ़ेंगे, क्योंकि भाग 18 में और अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक राष्ट्रपति की 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियाँ होती हैं। एक तो अनुच्छेद 352 में, जिसे हम कहते हैं राष्ट्रीय आपातकाल, और एक है अनुच्छेद 356 में उल्लेखित, जिसे कहते हैं हम प्रेसिडेंशियल रूल या राष्ट्रपति शासन, और एक है इसी के तहत 360 में, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी यानी वित्तीय आपातकाल। इस बात का ध्यान रखना है। तो आज हम जो अध्ययन करेंगे वो करेंगे 352 अनुच्छेद के तहत जो राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसका अध्ययन करेंगे और बहुत बारीकी से अध्ययन करेंगे। इसलिए ही इस आपातकालीन शक्तियों के हम 2 भाग कर रहे हैं वीडियो के। तो पहला जो है इसमें वो है राष्ट्रीय आपातकाल यानी नेशनल इमरजेंसी, अनुच्छेद 352 के तहत लगाई जाती है। और 3 जो भी बातों का उल्लेख कर रहे हैं वो सभी बातें 352 में उल्लेखित हैं। कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहली बात तो ये कि ये क्यों लगाई जाएगी। सबसे पहला प्रश्न ये कि क्यों लगाई जाएगी। तो ध्यान रखना, अनुच्छेद 352 में 3 कारण दे रखे हैं। पहला कारण जो है लगाने का वो है बाह्य आक्रमण। जब भारत पर किसी देश का आक्रमण हो जाएगा तब लगाई जाएगी। दूसरा कारण है युद्ध। अब आप कहोगे कि जो बाह्य आक्रमण हुआ वो भी तो युद्ध ही है। ऐसा नहीं है, भारत किसी देश के साथ में युद्ध में सम्मिलित हो जाए। जैसे मान लीजिए कि वर्तमान में ताइवान और चीन की तनातनी है वीटो पावर को लेकर के, और काफ़ी क्योंकि जापान ने ताइवान का अब समर्थन कर दिया है, इस कारण से और भी तनाव हो गया है। तो ऐसे में भारत भी किसी देश के समर्थन कर दे और उन दोनों में सशस्त्र विद्रोह हो जाए उन 2 देशों में, तो ऐसी स्थिति में भी क्या आपातकाल लगाया जा सकता है भारत में। और तीसरा जो कारण है वो है सशस्त्र विद्रोह। इस बात का ध्यान रखना, यानी भारत में ही क्या हो जाए, आपस में राज्यों में नागरिकों में हथियारों से, सशस्त्र मतलब होता है हथियारों से विद्रोह हो जाए, जंग हो जाए, उस स्थिति में भी क्या लगाया जा सकता है, आपातकाल लगाया जा सकता है। अब देखिए, जो खास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस सशस्त्र विद्रोह की जगह पहले यानी मूल संविधान में जो शब्द था वो था आंतरिक अशांति शब्द था, और इसको 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा, ध्यान रखना 1978 के द्वारा इस आंतरिक अशांति शब्द को तो समाप्त कर दिया, हटा दिया। इसकी जगह क्या लगा दिया, सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया। इस बात को ध्यान रखना, मूल संविधान में क्या था, आंतरिक अशांति, इसको हटाकर क्या जोड़ दिया, सशस्त्र विद्रोह। क्योंकि इस आंतरिक अशांति शब्द से एक बार सरकारों ने गलत फायदा उठा लिया 1975 में आपातकाल लगा करके, और बहुत ज्यादा आपातकाल का दुरुपयोग किया गया था, जिसके बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। तो इन कारणों से लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। अब होगा चलो लगा दो, क्या हो जाएगा इससे, ये खास इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या होगा आपातकाल लगेगा तो क्या प्रभाव होगा। तो ध्यान रखना, पहला जो प्रभाव बता रहा हूं वो ये है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं यानी मूल अधिकारों का
मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ध्यान रखना, समाप्त नहीं, सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबित किए जा सकते हैं, छीने जा सकते हैं हमारे मूल अधिकार। जो हम कहते हैं ना, हम कुछ भी बोल सकते हैं, कहीं भी घूम सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, कहीं भी व्यापार कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये सारे अधिकार छीने जा सकते हैं। कब? आपातकाल के दौरान। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि 352 के तहत छीने जाएंगे। 352 के तहत अनुच्छेद 19 में जो हमारे पास 19(1) और कैसे लेकर के और 6 तक जो हमारे पास 6 स्वतंत्रताएं दी गई हैं भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में, वे स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? स्वतः ही निलंबित हो जाएंगी। कब? जब बाह्य आक्रमण आधार होगा आपातकाल लगाने का और युद्ध होगा आपातकाल लगाने का आधार, तो हमारे अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाएंगे। लेकिन अगर आधार सशस्त्र विद्रोह होगा तो अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति को एक अन्य अध्यादेश जारी करके मूल अधिकारों का निलंबन करेगा। वह स्वतः समाप्त नहीं होंगे, यानी अपने आप समाप्त नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना है। सशस्त्र विद्रोह के समय मूल अधिकार स्वतः समाप्त नहीं होते हैं, लेकिन अनुच्छेद 358 के तहत राष्ट्रपति अन्य अध्यादेश जारी करके निलंबन कर सकता है। इस बात का ध्यान रखना है। और क्या खास बात है इसके अंतर्गत क्या होगा और ध्यान रखना है, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 खास इंपॉर्टेंट है। इस बात को ध्यान रखना, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के तहत प्राप्त अधिकारों का निलंबन नहीं किया जा सकता है। इस बात का ध्यान रखना, यानी कि वह कौन से अधिकार हैं जिनका राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भी निलंबन नहीं किया जा सकता। वो एक है दोष सिद्धि का अधिकार अनुच्छेद 20 और एक है जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21, यानी प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 21 में है और एक है दोष सिद्धि का अधिकार अनुच्छेद 20 में है। तो इनका निलंबन कभी भी नहीं किया जाता है, ये हमेशा बरकरार रहते हैं। तो ये होता है इनका प्रभाव। अब मान लीजिए, आगे बढ़ते हैं हम चर्चा में, कि मान लीजिए आपातकाल लग गया और हमारे अधिकारों का निलंबन हो गया, तो अब इस आपातकाल में जो प्रमुख रूप से जो घटनाएं हैं, या यूं कहें कि क्या क्या हो सकता है या क्या क्या किया जा सकता है, तो मुख्य रूप से जो अगला जो प्रश्न बनेगा वो यह है कि जो आपातकाल लगा राष्ट्रपति के द्वारा, उसे समाप्त कैसे किया जाएगा या वह समाप्त कैसे होगा। ध्यान रखना, 2-3 प्रकार से किया जा सकता है। एक तो ध्यान रखना कि संसद जब आपातकाल की घोषणा हो जाएगी राष्ट्रपति द्वारा, तो संसद के द्वारा अनुमोदन आवश्यक है। वो कैसे? राष्ट्रपति ने आपातकाल घोषणा कर दी तो संसद उसको अनुमोदित करे। अगर संसद ने उसको अनुमोदन नहीं दिया तो वह क्या हो जाएगा? अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। अब संसद कितने समय में अनुमोदन दे? 1 माह में। ध्यान रखना, 1 माह में संसद का अनुमोदन आवश्यक है। और संसद अनुमोदन कैसे देगी उसको ध्यान रखना, कुल सदस्य संख्या का। ऐसे प्रश्न बहुत हार्ड होते हैं जिनको याद रखना। कुल सदस्य संख्या का बहुमत या उपस्थित एवं मतदान करने वालों का 2/3 बहुमत से अनुमोदन आवश्यक है। ध्यान रखना इस बात को। वर्तमान में संसद के 2 सदन हैं, तो राज्यसभा और लोकसभा। तो राज्यसभा अनुमोदन कर रही है, तो क्या करें? कुल सदस्य संख्या 245 सदस्यों का क्या हो? बहुमत का मतलब होता है आधे से अधिक। और जब मतदान की बारी आए तो उपस्थित कितने हैं और मतदान करने वाले कितने हैं, उनका क्या हो? 2/3 बहुमत। चाहे तो ये बहुमत हो, चाहे ये उपस्थित और मतदान करने वालों का बहुमत हो, उससे अनुमोदन दिया जाएगा। ऐसे ही लोकसभा में वर्तमान में 545 हैं, तो क्या कुल सदस्य संख्या का बहुमत या उपस्थित और मतदान करने वालों के बहुमत के द्वारा अनुमोदन दिया जाता है। इसके बाद में आपातकाल को 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है। ध्यान रखना, कितने समय तक है? 6 माह तक। जब 1 माह में अनुमोदन मिल गया संसद का, तो 6 माह तक बढ़ाया जा सकता है।
इस प्रकार 6 माह से भी अधिक और बढ़ाना है तो ध्यान रखना फिर संसद का अनुमोदन चाहिए, फिर 6 माह से और बढ़ाना है तो फिर संसद का अनुमोदन चाहिए। इस प्रकार प्रति 6 माह तक अनंत काल तक के लिए लगाया जा सकता है। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अनंत काल तक के लिए आपातकाल लगाया जा सकता है। तो ये तो था अनुच्छेद 352 के तहत संसद के द्वारा अनुमोदन 6 माह अनंत काल तक के लिए लगाया जा सकता है। और कहाँ लगाया जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहाँ लगाएंगे इसको जान लीजिए। जैसे कहाँ, तो कई बार प्रश्न आता है कि ऐसे जो भी संख्या आती है भाई आंसर में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में, तो उसमें ऑप्शन आएंगे संपूर्ण भारत में और किसी भी भाग में, किसी भी एक भाग पर आपातकाल लगाया जा सकता है। इसको ध्यान रखना, पूरे भारत में भी लगा सकते हैं और किसी एक भाग में भी लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपातकाल। तो ये था प्रमुख रूप से। अब हम समाप्ति की बात करते हैं इसके तहत ही, जो हमारा पहले टॉपिक चल रहा था समाप्त कैसे करेंगे। तो यानी संसद का अनुमोदन नहीं मिले तो क्या होगा, स्वतः समाप्त हो जाएगा। 1 महीने तक संसद ने अनुमोदन नहीं दिया तो भी समाप्त हो जाएगा। और तीसरा जो है वो है कि राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी करके, राष्ट्रपति कभी भी अध्यादेश जारी करके स्वयं भी समाप्त कर सकते हैं। जिस अध्यादेश के द्वारा लगाया ऐसे ही अध्यादेश जारी करके उसे समाप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना, क्या बताया मैंने पहले, 1 माह में संसद अनुमोदन ना दे तो स्वतः समाप्त हो जाएगा, 1 माह बाद में संसद अनुमोदन देकर समाप्त कर सकती है, और तीसरा बताया राष्ट्रपति स्वयं अध्यादेश जारी करके समाप्त कर सकते हैं। और चौथा जो है वो ये है कि जैसे मान लीजिए कि कोई स्वेच्छा से राष्ट्रपति स्वयं भी नहीं कर रहा, संसद भी अनुमोदन नहीं कर रही, तो क्या करेगी लोकसभा। ध्यान रखना, लोकसभा अपने 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 सामान्य बहुमत से, अपने सामान्य बहुमत से राष्ट्रपति को इसे समाप्त करने के लिए कह सकती है और राष्ट्रपति इसे समाप्त कर सकते हैं। ध्यान रखना इस बात को। अब मैं यहाँ पर बार बार राष्ट्रपति का नाम ले रहा हूँ तो आपको याद रहे, मैंने आपको इससे पहले अनुच्छेद 74 बताया था। क्या कहा था कि राष्ट्रपति अपने विवेक से कोई कार्य नहीं करता है, वह अपनी मंत्री परिषद की सिफारिश पर ही कार्य करता है। इसका मतलब जो भी कार्य करेगा वो राष्ट्रपति का नाम जरूर होगा, लेकिन सिफारिश कौन कर रही है, मंत्री परिषद। तो इस प्रकार से। और एक बात यहाँ पर और ध्यान रखना, यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है कि राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान लोकसभा को भंग कर सकते हैं, लोकसभा को भंग कर सकते हैं। अब आप कहोगे ऐसे में मान लीजिए लोकसभा भंग कर दी राष्ट्रपति ने आपातकाल के दौरान, तो ऐसे में इसको अनुमोदन कौन देगा आपातकाल को बढ़ाने के लिए। ध्यान रखना, राज्यसभा। राज्यसभा क्या है, स्थायी सदन है, स्थायी सदन है, इसलिए अकेली राज्यसभा ही क्या करेगी, अनुमोदित करेगी। इस बात को भी ध्यान रखना है। तो ये बारीकी वाले जो प्रश्न है, डीपली वाले, ये अक्सर जो सही कूट का चयन कीजिए, असत्य कथन को छांटिए, सही कथन छांटिए, ऐसे प्रश्नों में आते हैं कि क्या क्या प्रक्रिया होती है, क्या क्या प्रोसेस होती है, तो इनको ध्यान रखना आपको। तो ये प्रमुख रूप से समाप्त करने के तरीके। अब जो नेक्स्ट जो बात है आपातकाल के दौरान कि यह अब तक कब कब लगे भारत में, यानी इनका प्रयोग कब कब हुआ है, तो ध्यान रखना अब तक 3 बार हुआ है। पहली बार 1962 में भारत और चीन युद्ध के समय हुआ, भारत चीन युद्ध के समय हुआ, और दूसरी बार हुआ जो हुआ 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय हुआ, और तीसरी बार जब हुआ वह भी मैंने बताया था आपको 1975 में आंतरिक अशांति के नाम से हुआ। आपको याद होगा कि इस आंतरिक अशांति शब्द को हटा करके क्या कर दिया गया, 44 से संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ दिया गया है। तो आंतरिक अशांति नामक शब्द से हुआ है। अब बात यह है कि जब आंतरिक अशांति नामक शब्द से इंदिरा गांधी सरकार के द्वारा राष्ट्रपति को, जिस समय फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति थे, ध्यान रखना इस समय थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। भारत चीन युद्ध के समय कौन थे, वीवी गिरी, और इस समय कौन थे, डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद, डॉक्टर फखरुद्दीन अली थे।
तो जब इंदिरा गांधी सरकार थी इस समय, तो जब उसने फखरुद्दीन अली अहमद को कहा कि आप नेशनल इमरजेंसी लगा दीजिए, तब ऐसे में राष्ट्रपति महोदय ने कहा कि क्या आपने मंत्री परिषद से चर्चा कर ली है? तो इंदिरा गांधी ने कहा कि हाँ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, सुबह कर लेंगे, ऐसे आदेश दिया। तो ठीक है, तो मैं जारी कर देता हूँ। तो रात को ही फखरुद्दीन अली अहमद ने इमरजेंसी लागू कर दी थी, जबकि उसने मंत्री परिषद से अनुमति नहीं ली थी, क्योंकि अनुच्छेद 74 में क्या कहा कि मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करता है, और उसका अध्यक्ष कौन होता है, हेड कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। तो प्रधानमंत्री के कहने पर ही फखरुद्दीन अली अहमद ने क्या लगा दिया, आपातकाल लगा दिया, मंत्री परिषद की सिफारिश की नहीं। तो ऐसे में ध्यान रखना, 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा आंतरिक अशांति शब्द को समाप्त किया ही किया, जबकि और क्या जोड़ दिया, मंत्री परिषद की, मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही आपातकाल लागू होगा। ये शब्द जोड़ा, ध्यान रखना है। मंत्रिमंडल मतलब इसका अंग्रेजी शब्द होता है कैबिनेट। अंग्रेजी शब्द क्या होता है, कैबिनेट, यानी कि जो उच्च स्तर के कैबिनेट मंत्री होते हैं, जिनके पास में किसी पूरा एक विभाग का कार्यभार होता है उस स्तर की, तो वो जब सारे क्या देंगे, लिखित सिफारिश करेंगे, तो ही राष्ट्रपति क्या करेगा, आपातकाल लगाएगा। इस प्रकार भी लिख दिया गया, कहां पर, अनुच्छेद 352 में। इस बात को भी ध्यान रखना है। 2 संशोधन किए, पहला तो शब्द हटा दिया, सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया, दूसरा क्या जोड़ दिया कि लिखित सलाह होनी चाहिए मंत्रिमंडल की। तो ये प्रमुख बातें हैं। तो अब देखिए, आप ये कहोगे 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो आपातकाल लग गया, तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, तो उस समय इमरजेंसी क्यों नहीं लागू हुई? ध्यान रखना, यही इमरजेंसी जो 1962 में लागू हुई थी, यहाँ 1968 तक जारी थी। तो कारण वही था, क्या, आक्रमण। इस कारण से उस आधार पर नए प्रकार के आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि पहले से ही इमरजेंसी क्या थी, जारी थी। अब 1971 में जो आपातकाल लगा था भारतीय पाक युद्ध के समय, अब उस समय की जो इमरजेंसी थी वो 1977 तक जारी थी। अब आप कहोगे तो फिर 1975 में नया आदेश क्यों जारी हुआ? ध्यान रखना, इस समय आधार क्या था, बाह्य आक्रमण। अब नया आधार क्या बना दिया, आंतरिक अशांति के आधार पर नया आदेश जारी किया गया था 1975 में। इस कारण से नया आपातकाल लगा। तो ये प्रमुख रूप से भारत में 3 बार आपातकाल लगे, आंतरिक अशांति के आधार पर 1 बार और बाह्य आक्रमण के आधार पर 2 बार आपातकाल लगे। तो ये अनुच्छेद 352 के तहत हमने पहला भाग देखा, जो राष्ट्रीय आपातकालीन शक्तियों का। इसके दूसरे भाग में हम अनुच्छेद 356 और 360 का विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।